नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर थर्ड यूनिट चल रही थी हम लोगों की। लास्ट हमने शिक्षण के बारे में जितने भी टॉपिक थे हम लोगों ने पूर्ण कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शिक्षण प्रक्रिया, जो कि थर्ड यूनिट का दूसरा भाग है। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण यानी पढ़ाना, और प्रक्रिया यानी जो शिक्षण का क्रम है, जो पढ़ाने का क्रम है, वो शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। तो उसमें शिक्षण प्रक्रिया में पहले कौन सा स्टेप आएगा, पहले क्या किया जाएगा, फिर बाद में क्या आएगा, वो सब किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब ये ब्लूम के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, पहले हमने शिक्षण की बात की थी, शिक्षण होता क्या है, शिक्षण पढ़ाने की बात, ठीक है। अब आ रही है शिक्षण प्रक्रिया, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज निहित है, तो उसके बारे में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत ब्लूम ने बताया है कि शिक्षण के उद्देश्य, मतलब कि इस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है कि शिक्षण के उद्देश्य, जो शिक्षण के उद्देश्य हम पढ़ाने से पूर्व हम निर्धारित करके जाएंगे कि हमें पढ़ाना क्यों है, किस कारण से हमें पढ़ाना है, वो उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं सीखने के अनुभव। अब जो हमने सीखा है, ठीक है, उससे क्या अनुभव प्राप्त किया है, वो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर है व्यवहार परिवर्तन, और जो शिक्षण कार्य कराया गया है उससे बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, ये अंतर्गत आता है शिक्षण प्रक्रिया के। अब जो शिक्षण प्रक्रिया के क्रम या हम सोपान की बात करें, जो सीढ़ियाँ होती है स्टेप, वो तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 सीढ़ियाँ हैं या 3 सोपान हैं। शिक्षण पूर्व चिंतन, यानी शिक्षण से पहले क्या करना, चिंतन कार्य। फिर है वास्तविक शिक्षण, और अंत में है शिक्षणों उपरांत मूल्यांकन। तो हम पहला रखते हैं शिक्षण पूर्व चिंतन। अब इस लाइन से या इस शब्द से ही पता चल रहा है कि शिक्षण से पूर्व यानी पहले क्या करना है, हमें चिंतन करना है। और किसके बारे में करना है? इनके बारे में हमें चिंतन करना है शिक्षण करवाने से पूर्व। तो पहला है उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो प्रकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है? चिंतन करना है, सोचना है, उन कह सकते हैं कि उस उद्देश्यों का निर्धारण करना है, उन उद्देश्यों को लेकर जाना है कि हमें वो शिक्षण कार्य क्यों करवाना है, वो शिक्षण प्रक्रिया हमें क्यों करनी है। फिर आती है बात विषय वस्तु का चयन। भाई जो विषय वस्तु है, जो पढ़ानी है, उसमें से हमें किन किन चीज़ों को लेना है वहाँ पढ़ाने के लिए, उन विषय वस्तु का चयन। और फिर आता है शिक्षण विधि का निश्चयन, मतलब कि ये जो हमने उद्देश्य भी निर्धारण कर लिया और हमने जो प्रकरण है वो भी ले लिया, अब उस प्रकरण को पढ़ाने के लिए हमें कौन सी शिक्षण विधि यूज करनी है, वो आता है शिक्षण पूर्व चिंतन के अंतर्गत। अब दूसरी बात है वास्तविक शिक्षण। वास्तविक शिक्षण यानी कि कक्ष की बात हो रही है, यानी उसमें क्या करना है, कक्षा की व्यवस्था, कक्षा के अंतर्गत कोई भी व्यवस्था देखी जाती है, बैठने से संबंधित है ना, ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, वातावरण यानी कि जो आसपास का जो लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, इस प्रकार का वातावरण वो भी देखा जा सकता है। फिर आता है तकनीकों का प्रयोग। अब जो शिक्षण कार्य कराया जा रहा है उसमें कौन कौन सी तकनीकों का यूज किया जा रहा है, क्या वो तकनीक उस शिक्षण कार्य के लिए लाभकारी है या नहीं है, तो हमें शिक्षण जो तकनीक है उनको क्या करना है, अलग यानी कि चेंज करना है शिक्षण तकनीकों का प्रयोग। और फिर आता है पुनर्वर्णन का प्रयोग। अब शिक्षण तकनीक भी सही है, तो उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो बच्चे अगर सही कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उन्हें सकारात्मक पुनर्वर्णन देना है, और यदि वो नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें नकारात्मक पुनर्वर्णन के द्वारा उन्हें सिखाने का प्रयत्न करवाना चाहिए। तो ये आता है वास्तविक शिक्षण के अंतर्गत, दूसरे स्टेप के अंतर्गत। अब तीसरा है शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। अब बात पूर्व चिंतन भी हो गया है, वास्तविक शिक्षण मतलब कक्षा के अंतर्गत शिक्षण कार्य भी हो गया है, उसके बाद हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है। पढ़ने से पता चला शिक्षणोपरांत यानी शिक्षण के बाद मूल्यांकन करना है। अब वो कैसा होना चाहिए, उद्देश्य पे आधारित। अब हमने जो उद्देश्य निर्धारण किया था, यहाँ पे हमने पढ़ाया था, अब हमें देखना है कि वो उद्देश्य हमें मिल गए या नहीं मिले, वो प्राप्त हुए या नहीं प्राप्त हुए हैं। मान लो सपोज हमने देखा था कि भाई हमने शब्दार्थ करवाए, वो अगर मान लो कविता करेगी शब्दार्थ करवाए और बच्चों को हमने उद्देश्य में लिखा है कि वो नए शब्दों के बारे में अवगत होगा, तो हमारे उद्देश्य यहाँ पर उद्देश्य में ये शब्दार्थ यहाँ पर हमने वहाँ पढ़ाया कक्षा में, और अब हम यहाँ पर हमें वो प्राप्त हुए या
नहीं हुई, ये हम लोग उससे मूल्यांकन के द्वारा पूछेंगे उनसे प्रश्न वगैरह, तो पता चलेगा कि उनको समझ में आए हैं या नहीं आए। फिर है विषय वस्तु आधारित। विषय वस्तु जो हमने कंटेंट पढ़ा है, प्रकरण से संबंधित जो प्रश्न है उनके माध्यम से इसका मूल्यांकन किया जाएगा विषय वस्तु का। फिर है व्यवहार परिवर्तन। भाई हम लोग जो उद्देश्य लेकर गए थे कि हम जो पढ़ाएंगे, शिक्षण कार्य करवाएंगे, उसके अंदर बच्चे का व्यवहार में परिवर्तन होगा। हम जो पढ़ाएंगे उससे क्या होगा, बच्चे का व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो हम देखेंगे कि वो बालक में व्यवहार परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम मूल्यांकन के द्वारा देखेंगे। फिर बात आती है भविष्यगत संभावित परिवर्तन। अब जो हमने शिक्षण कार्य उद्देश्य लिए, शिक्षण कार्य करवाया, और भविष्य में हमें किन किन मतलब संभावित मतलब कि संभव हो सके तो, जरूरी नहीं है कि भाई हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, मान लो अगर हम इंस्ट्रूमेंट से पढ़ाना चाहते हैं और अगर नहीं है तो हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है भविष्य में हमें ये चीज़ें उपलब्ध हो जाए, तो हमें कोशिश ये रहेगी कि भविष्य में संभावित परिवर्तन के भी हम उन टेक्निकों से उनको पढ़ाने का कोशिश करें। तो अगर भविष्य में हमारे पास वो उपलब्ध होंगे ज़्यादा मात्रा में, तो हम लोग बच्चों को उसी टेक्निक से पढ़ाएंगे। तो वो संभावित परिवर्तन मतलब कि ये हमने पूर्व चिंतन किया, ये शिक्षण कार्य कराया, अब इससे हमें पता चल गया कि हम इन तकनीकों को यूज़ भविष्य में कर सकते हैं अगर हमारे पास ये साधन उपलब्ध होंगे तो ये बात हो गई हमारे शिक्षण के सोपान। अब अंत में आता है गृह कार्य प्रश्न। शिक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? शिक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? इसके प्रमुख सोपान लिखिए। शिक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख सोपान लिखिए। धन्यवाद।